जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं एंट्री लेवल पे और ऑप्शन पे फिक्सेशन के बारे में। दोनों कंडीशन पे आपको फायदा देखने को मिलता है, चाहे आप एंट्री लेवल पे का एरियर लो या फिर आप ऑप्शन पे फिक्सेशन कराओ। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर मैं आपको एक खास जानकारी दूंगा आगे। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा अनविलिंग रूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो एमएससीपी लेना चाहते हैं लेकिन उनको एमएससीपी नहीं दी जाती अनविलिंग की वजह से। तो दोस्तों, इस पे कुछ कोर्ट केस भी हुए हैं। तो दोस्तों, कुछ जानकारी मैं आपको इस पर दूंगा अनविलिंग रूल के बारे में। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा जो 2006 से पहले के ऑनरी नैब सुबेदार हैं, उन्होंने कोर्ट केस किया है एएफटी में और कुछ जजमेंट उनके फेवर में आए हैं रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलाने के लिए। अभी उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा, तो कैसे उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा डीएससी के पेंशनर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ डीएससी के पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही, जिनकी सर्विस 14 साल से कम है। तो दोस्तों, इस पर मैं आपको आगे जानकारी दूंगा कि कैसे पेंशन उनको ग्रांट की जा सकती है। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा डीएडीआर के बारे में। जैसा आपको पता है, भारत सरकार आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ाती। महंगाई तो ज्यादा जाती है, खुदरा महंगाई भी ज्यादा जाती है, लेकिन डीएडीआर आपका बढ़ता है 6 महीने में या तो 3% या फिर 4%, सिर्फ इतना ही बढ़ता है। दोस्तों, ये किस वजह से होता है? जी हाँ दोस्तों, और आगे चलकर इसका असर क्या पड़ने वाला है? जी हाँ दोस्तों, ये सारे आंकड़े मैं आपको समझाऊंगा पिछले 40 सालों में कैसे आपका डीएडीआर बढ़ता था और 7 सीपीसी में एकदम से आपका डीएडीआर क्यों कम हो गया और इसका फायदा आपको पेंशन पे क्यों नहीं मिल रहा। जी हाँ दोस्तों, एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, क्या दिसंबर 2025 तक आपका डीएडीआर 60% से ऊपर जा रहा है या फिर सिर्फ 60 पे ही सिमट रहा है। दोस्तों, क्या इसका असर डीए मर्ज पे पड़ेगा? क्या 8 सीपीसी पर इसका असर पड़ेगा? क्या भारत सरकार जनवरी 2026 से 8 सीपीसी लाएगी या फिर आपका डीएडीआर 60 से वो आगे बढ़ाएगी जनवरी 2026 से? तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ आंकड़े मैं आपको समझाऊंगा पिछले 40 सालों के और आगे के। तो दोस्तों, यही सब जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, एंट्री लेवल पे और ऑप्शन पे फिक्सेशन के बेनिफिट लेने के लिए कई बार पीओआर आईआरएलए का रिव्यू करता है। दोनों केस में एक नोशनली इंक्रीमेंट दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एंट्री लेवल पे का एरियर लेते हैं तो दोस्तों 7 सीपीसी में आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका एक इंक्रीमेंट बढ़ा के दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों 1/1/2006 से आपकी पूरी बेसिक रिवाइज करी जाती है। आपको पुराना एरियर तो मिल जाता है 1/1/2006 से, साथ ही साथ 7 सीपीसी में एक नोशनली इंक्रीमेंट आपको दिया जाता है। उससे आपकी बेसिक पे बढ़ती है और बेसिक पेंशन भी आपकी बढ़ती है। और दोस्तों, एंट्री लेवल पे की जो कार्रवाई है वो आप रिकॉर्ड से करते हैं, रिकॉर्ड से। ऐसे दोस्तों, ऑप्शन पे फिक्सेशन का भी फायदा आपको देखने को मिलता है, इसकी कार्रवाई भी रिकॉर्ड से होती है। ऑप्शन पे फिक्सेशन में आपको एक और इंक्रीमेंट देखने को मिलता है 7 सीपीसी के अंतर्गत। जैसे दोस्तों, बहुत से जो सीनियर होते हैं उनकी पेंशन कम होती है अपने जूनियर के समान, यानी जूनियर ज्यादा ले रहे होते हैं और सीनियर कम ले रहे होते हैं। तो दोस्तों, उनको फायदा देखने को मिलता है ऑप्शन पे फिक्सेशन के जरिए। जी हाँ दोस्तों, यानी जो सीनियर्स हैं वो अपना पे फिक्स कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, पे फिक्स कराते हैं, उसके तौर पर 7 सीपीसी में उनको एक नोशनली इंक्रीमेंट दिया जाता है, जिसके बेस पर उनकी पेंशन यहां पे बढ़ती है। तो दोस्तों, दोनों कंडीशन में, चाहे वो एंट्री लेवल पे का एरियर हो चाहे फिर वो ऑप्शन पे फिक्सेशन हो, दोनों कंडीशन पे आपको एक नोशनली इंक्रीमेंट दिया जाता है। और दोस्तों, इन दोनों की कार्रवाई रिकॉर्ड से होती है। रिकॉर्ड को आप लेटर लिखते हैं तब आपकी कार्रवाई होती है। और दोस्तों, कुछ कंडीशन पे रिकॉर्ड पीओआर को लेटर लिखता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों पीओआर यहां पे आईआरएलए यानी इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट यहां पे रिव्यू करता है आपका। तब दोस्तों ये सारी चीजें ग्रांट करी जाती हैं।
तो दोस्तों इन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है कि इसके चैनल क्या हैं, कहां पर क्या चीज प्रोसेस होती है। दोस्तों इसमें दो मेन चीजें हैं, एक तो रिकॉर्ड, दूसरा पीओआर। सबसे पहले आप रिकॉर्ड को ही लेटर लिखते हैं, रिकॉर्ड भी वेरीफाई करता है और फिर दोस्तों जो आगे की कार्रवाई है वो पीओआर को देता है। पीओआर भी दोस्तों IRLA आपका रिव्यू करता है। जब दोस्तों पाया जाता है कि आपको दिया जा सकता है तो दोस्तों फिर पीओआर रिकॉर्ड को दोबारा वापस भेजता है, फिर रिकॉर्ड इस पे और आगे की कार्रवाई करता है। तो दोस्तों दोनों कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते अगली जानकारी की तरफ। अनविलिंग दिया है या कहा है कि मुझे प्रमोशन कैडर नहीं चाहिए, तब MSCP नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों कुछ AFT चंडीगढ़ के जजमेंट है, AFT दिल्ली के जजमेंट है या फिर AFT लखनऊ के जजमेंट है, जिसके बेस पर अगर आपने अनविलिंग कर दिया यानी आपको प्रमोशन कैडर नहीं चाहिए, आपने यह कह दिया कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी आपको आगे की ट्रेनिंग करनी नहीं है, कोई प्रमोशन चाहिए ही नहीं। अगर आपने ऐसा कह दिया तो दोस्तों इसका साफ मतलब है कि आपने अनविलिंग कर दिया। और दोस्तों इसके बेस पर आप सर्टिफिकेट भी साइन करते हैं, एक अनविलिंग सर्टिफिकेट देते हैं, जिसके बेस पर आपको आगे की ट्रेनिंग नहीं करनी है, आपको आगे का प्रमोशन नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसके बेस पर जो फाइनेंशियल चीजें हैं उस पर भी आपको लॉस होता है। कई जवानों को, जेसीओस को इसके बारे में पता नहीं रहता, जैसे वो ट्रेनिंग करते हैं या जब वो जॉब पर होते हैं। जब दोस्तों वो घर आ जाते हैं तब उनको पता लगता है कि ये चीजें बहुत ही दुखदाई हैं, हमें इस चीज का बेनिफिट नहीं मिला। तो दोस्तों अगर आप अनविलिंग करते हैं या फिर आपने डायरेक्ट मना कर दिया कि मुझे प्रमोशन कैडर नहीं चाहिए, तो दोस्तों इसके बेस पर आपको MSCP नहीं दी जाएगी, तब आपको MSCP नहीं मिलेगी। अगर सर्टिफिकेट साइन करके दिया है तब दोस्तों जवान को, जेसीओस को MSCP नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये रूल्स के अंतर्गत है। अगर आपको जजमेंट चाहिए तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने अनविलिंग कर दिया तो दोस्तों आपको MSCP नहीं मिलेगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कुछ ऑनरी नायब सूबेदार हैं 2006 से पहले के, जिन्होंने रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए AFT में कोर्ट केस किया था और वो जीत भी गए हैं, लेकिन बेनिफिट अभी तक नहीं मिला। ऐसे पेंशनर्स हमसे कांटेक्ट करिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऑनरी नायब सूबेदार हैं 2006 से पहले के, उन्होंने रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए कोर्ट केस किया था AFT में। AFT ने फैसला सुनाया कि इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए, लेकिन अभी तक उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही, ऑनरी नायब सूबेदारों को जो 2006 से पहले के। तो दोस्तों अगर आप ऑनरी नायब सूबेदार हैं और अगर आपके पास जजमेंट हैं AFT के और अगर आपको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही, तो दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमें वो जजमेंट दीजिए जिसके बेस पर हम आपको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलवा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ कंडीशन है जिसके बेस पर आपको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जा सकती है, और दोस्तों वो भी लॉयर, एडवोकेट, कोर्ट के थ्रू। आपके पास वो जजमेंट होना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा तब आप हमसे कांटेक्ट करिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। DSC के पेंशनर्स जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 14 साल से कम है और अगर पेंशन नहीं मिल रही तब भी दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट करिए। दोस्तों कुछ DSC के पेंशनर्स हैं जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से कम है, उनको सर्विस पेंशन नहीं मिल रही। तो दोस्तों अगर आपको सर्विस पेंशन नहीं मिल रही, अगर आपकी सर्विस 15 साल से कम है, तो दोस्तों फिर आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको सर्विस पेंशन दिलवाएंगे, पेंशन आपको दिलवा देंगे अगर आपको नहीं मिल रही। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पिछले 40 साल में DA कैसे बढ़ा? 4th से 7th CPC तक DA आपका कैसे बढ़ा? जी हाँ दोस्तों, अगर मैं 3rd पे कमीशन की बात करूं, 4थे पे कमीशन की बात करूं, 5वें पे कमीशन की बात करूं, 6ठे पे कमीशन की बात करूं, 7वें पे कमीशन की बात करूं, यानी 4th से लेके 7th CPC तक आपका DADR कैसे बढ़ता था और 7th CPC में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपका DADR बहुत ही कम बढ़ने लगा, 2 से 3% ही बढ़ा, ऐसा क्यों? और दोस्तों क्या आपके साथ धोखा हो रहा है DADR पे? ये भी आप नीचे कमेंट करिए। पहले आपका DADR बहुत ज्यादा बढ़ता था, पहले आपका बहुत ज्यादा बढ़ता था, 6th CPC तक भी आपका DADR ज्यादा बढ़ा, 100% से वो ऊपर गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब दिसंबर 2025 तक आपका DADR 60% भी सही से नहीं पहुंच रहा, 64% भी सही से नहीं पहुंच रहा। ऐसा क्यों? वही 10 साल हैं,
पहले भी 10 साल थे, अब भी वही 10 साल है, बीच में गैप पूरा 10 साल का ही है। पहले डीएडीआर आपका 10 साल में 100% से ऊपर पहुंच जाता था, 120% ऊपर पहुंच जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, 60% भी आपका नहीं बढ़ रहा। ऐसा क्यों? तो दोस्तों पिछले कुछ 40 सालों का मैं आपको कुछ आंकड़े गिनाऊंगा, कुछ आंकड़े मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको आगे की तरफ ले चलूंगा। दोस्तों अगर हम बात करें जनवरी 1986 से दिसंबर 1995 तक, यानी 4th सीपीसी तक, तब भी दोस्तों आपका डीएडीआर ठीक बढ़ता था। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खासी बढ़ोतरी होती थी। अगर दोस्तों मैं एवरेज निकालूं पर ईयर का, अगर मैं एवरेज निकालूं पर ईयर का, तो दोस्तों यहां पे आपका डीएडीआर बढ़ता था 14.8%। अगर मैं 6 महीने का एवरेज निकालूं तब दोस्तों ये बढ़ता था 7.4%। अगर दोस्तों मैं 1996 जनवरी 1996 से दिसंबर 2005 तक के आंकड़े में देखूं, यानी 5वें पे कमीशन के, तब दोस्तों आपका एवरेज पर ईयर डीएडीआर बढ़ता था 10.8%, 10.8%। यानी चौथे पे कमीशन की तुलना में 5वें पे कमीशन पे थोड़ा कम आपका डीएडीआर बढ़ा, लेकिन बड़ा जरूर है। पहले दोस्तों आपका डीएडीआर पहुंचा 4th सीपीसी में 148%, फिर दोस्तों 5वें पे कमीशन पे ये हो गया 108%। अगर मैं दोस्तों छठे पे कमीशन की बात करूं, यानी 1/1/2006 से 31/12/2015 तक, तो दोस्तों आपका डीएडीआर बढ़ा पर ईयर 12.5%। अगर मैं 6 महीने का एवरेज निकालूं तो 6.25%, यानी दोस्तों 125% तक आपका डीएडीआर बढ़ा छठे पे कमीशन पे, 125% तक। अगर दोस्तों मैं 7 सीपीसी की बात करूं 1/1/16 से, और अगर मैं अभी तक बात करूं तो दोस्तों आपका 6.4%, सबसे कम बढ़ोतरी पिछले सालों की तुलना में, सबसे कम बढ़ोतरी 7 सीपीसी में 1/1/16 से डीएडीआर की, कितना? 6.4%। अगर मैं 6 महीने का एवरेज निकालूं तो 3.20%। तो दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं कि पिछले सीपीसी थे उसकी तुलना में 7 सीपीसी में सबसे कम आपका डीएडीआर बढ़ा। पहले आपने देखा 148%, 108%, 125% पिछले सीपीसी में, पिछले पे कमीशन पे इतना आपका डीएडीआर पहुंच रहा था, लेकिन 7 सीपीसी में 64% भी वो नहीं पहुंच रहा। अगर मैं दिसंबर 2025 तक की बात करूं 64% भी वो नहीं पहुंच रहा। दोस्तों ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ी वजह है, यानी महंगाई है। ऐसा नहीं है कि महंगाई बहुत कम हो गई हो, बिल्कुल नहीं, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी दोस्तों ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो खुदरा महंगाई है वो भी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन डीएडीआर आपका बहुत ही कम बढ़ रहा है। जहां दोस्तों ये सब हो रहा है फॉर्मूले की वजह से। जो एआईसीपीएन जो आंकड़े लिए जा रहे हैं वो दोस्तों उस तरीके से नहीं ले जा रहे जिस तरीके से महंगाई आपकी बढ़ रही है। तो दोस्तों जो खुदरा महंगाई है या फिर जो खाद्य महंगाई है उसको देखते हुए आपका डीएडीआर बढ़ना चाहिए, और वही आंकड़े फिक्स होने चाहिए डीएडीआर की कैलकुलेशन पे, जो भारत सरकार नहीं कर रही है। दोस्तों ये सोचने वाली बात है, महंगाई बढ़ रही है लेकिन डीएडीआर आपका 2 से 3%, 4% ही बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका बेनिफिट आपको पेंशन पे भी फिर नहीं मिलता। अब दोस्तों जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर है 53%, 53%। अगर दोस्तों मैं जनवरी 2025 से देखूं तो दोस्तों मैंने यहां पे मैक्सिमम यहां पे मैंने 3% लगाया है। वैसे 2% या फिर 3% ही बढ़ेगा, 2% या फिर 3%। मैंने यहां पे 3% ले लिया। जैसे 53% है तो मैंने यहां पे 56% ले लिया। ये 55 भी हो सकता है, मैंने अप्रॉक्स सिर्फ समझाने के हिसाब से मैंने यहाँ पे 56% लिया है, सिर्फ 3% की बढ़ोतरी करी है। वैसे 2% भी हो सकता है, 2%। तो जनवरी 2025 से 56%। अगर दोस्तों मैं जुलाई 2025 से देखूं तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 4% लिया है, और दोस्तों ये यहाँ पे 3% भी हो सकता है और 2% भी हो सकता है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 4% लिया है, ये कम भी हो सकता है। तो दोस्तों जुलाई 2025 से अगर मैं देखूं तो ज्यादातर या तो 60% तक आपका जा रहा है डीएडीआर, इससे कम भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो 60% हो जाए जुलाई 2025 से, इससे कम भी हो सकता है। मैंने समझाने के तौर पे मैंने यहाँ पे 60 लिया है। दोस्तों अब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है पे फिक्सेशन करने के। एक तो दोस्तों 8 सीपीसी लागू करे 1/1/2026 से, और जो आपका डीएडीआर 60% होगा जुलाई 2025 से,
वो दोस्तों 0% कर दे जनवरी 2026 से। एक तो दोस्तों ये कंडीशन है। फिर दोस्तों या तो फिर आपका डीएडीआर मर्ज कर दिया जाए, डीएडीआर बहुत पहले ही मर्ज कर दिया जाए, यानी जनवरी 2026 से पहले जो आपका डीएडीआर मर्ज होगा उससे तो आपकी पेंशन बढ़ेगी ही, साथ ही साथ जो आपका डीएडीआर आगे बढ़ेगा 2% 3%, उसका फायदा भी आपको पेंशन पे देखने को मिलेगा। एक तो दोस्तों दूसरी कंडीशन ये है। अब दोस्तों इसमें एक और ऑप्शन है। अब दोस्तों अगर गवर्नमेंट ये नहीं करती तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका डीएडीआर वो आगे बढ़ाएगी जनवरी 2026 से। जैसे दोस्तों मान लेते हैं जुलाई 25 से 60% हो गया, फिर जनवरी 26 से या तो 63% या फिर 64%, ऐसे वो आपका डीएडीआर बढ़ाएगी। दोस्तों ये सब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। हम तो यही चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग सही टाइम पे घोषित हो जाए 1/1/2026 से। अगर घोषित नहीं भी करती तो दोस्तों उससे पहले आपका डीएडीआर मर्ज कर दिया जाए। दोस्तों जो मर्ज की कहानी है, डीएडीआर मर्ज की, वो 1/1/2026 से पहले भी हो सकता है। अगर मर्ज नहीं होता तो फिर 8वां वेतन आयोग डायरेक्ट घोषित किया जाए भारत सरकार के द्वारा, या फिर कोई नई पे मैट्रिक्स टेबल निकाल दी जाए, या तो फिर दोस्तों जो आपकी 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स है उसे ही रिवाइज कर दिया जाए एक नए फिटमेंट फैक्टर के साथ, और आपको एक नया फिटमेंट फैक्टर दे दिया जाए आपकी पे पेंशन बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये सब कंडीशंस हैं जो अप्लाई हो सकती हैं। वैसे दोस्तों आपका डीएडीआर दिसंबर 2025 तक आपका डीएडीआर 64% नहीं हो रहा, 60 से नीचे नीचे रहने वाला है, या फिर ज्यादातर 60%। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बस यही चीजें थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गई होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।